हेलो एवरीवन। एक सिंगल वीडियो बनाया जा रहा है संगम एज पे। फंडा क्या है कि अगर आपने देखा हो 2023 का यूपीएससी का पेपर, 2022 का पेपर, तो उसमें ना कुछ कॉमन ट्रेंड्स हैं। जैसे 2021-22 में मंगोल्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, 2022-23 में संगम एज पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो हमें पता चलते रहता है कि यूपीएससी कहाँ शिफ्ट कर रहा है, किस जगह से क्वेश्चंस पूछ रहा है। संगम एज जो है वो मैंने कवर किया था, डिटेल में कवर किया था, बट यूट्यूब पे नहीं कवर किया था। रैपिड रिवीजन सीरीज एक हमारा कोर्स हुआ था, वहां हमने कवर किया था। तो अभी एम ये है कि इस वीडियो के बाद संगम एज पे कोई भी क्वेश्चन आए, डजंट मैटर कि यूपीएससी में आए, कहीं पे भी आए, आप उसको सॉल्व कर पाए। स्टार्ट करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं टाइम। अब जनरली देखिए होता क्या है कि जब भी आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, जब पढ़ते हैं आप पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड पढ़ते हैं कि पैलेयोलिथिक पीरियड में हंटिंग गैदरिंग होता था उस टाइम। उसके बाद जो मेसोलिथिक पीरियड है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ। पैलेयोलिथिक पीरियड में बिगर बोन टूल्स यूज होते थे, या जो स्टोन टूल्स थे वो बिगर यूज होते थे। मेसोलिथिक पीरियड आते आते माइक्रोलिथ्स यूज होने लगे, स्मॉलर टूल्स यूज होने लगे। नियोलिथिक पीरियड जो था एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, और जो आपके मतलब जो पहले हमारा नोमैडिक लाइफस्टाइल था लोगों का, अब वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारी कुछ बातें हैं, बातें यहीं तक सीमित नहीं है। अब जैसे अगर ये नियोलिथिक पीरियड जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, ये नॉर्थ इंडिया में पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो जनरली जैसे 7000 बीसी, और ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको फेस वैल्यू पे मत लीजिएगा। 7000 बीसी के अराउंड कहते हैं कि मेहरगढ़ एक एरिया है बलूचिस्तान प्रोविंस में, वहां वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस मिला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में व्हीट कॉटन कल्टीवेशन का। व्हाट अबाउट, और ये अगर हम बात करें, ये नदर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। व्हाट अबाउट सदर्न इंडिया? सदर्न इंडिया की जो नियोलिथिक पीरियड है वो कहते हैं कि वो लेट आया, यहाँ पे जो इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। अभी हम चलेंगे संगम पीरियड पे, लेकिन उससे पहले हमें पता चलना मतलब करना पड़ेगा कि उससे पहले क्या हो रहा था। तो जो सदर्न इंडिया में नियोलिथिक पीरियड है वो अराउंड 3300 बीसी से 1400 बीसी के बीच में है। अगेन ये जो डेट्स हैं ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग देंगे, उस पर टेंशन नहीं लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर 7000 बीसी के अराउंड आपके नॉर्दर्न पार्ट में या मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान प्रोविंस में जो भी पाकिस्तान है, वहां पे आपको एग्रीकल्चर के एविडेंस दिख रहे हैं, तो यहाँ ऑलमोस्ट 3000 साल के बाद आपको सदर्न इंडिया में ऐसा एग्रीकल्चर का एविडेंस दिखेगा। तो ये सारी कुछ बातें लेटर यहाँ पे चीजें स्टार्ट हुई हैं, और आप इसको डिड्यूस भी कर सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया है, वहां हिमालयन रिवर्स हैं, वो पेरिनियल रिवर्स हैं। सदर्न जो इंडिया है वहां पेनिनसुलर रिवर्स हैं, तो ये सीजनल नेचर के होते हैं। जो लैंड है वो भी उतना फर्टाइल नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो नियोलिथिक पीरियड है, जो खेती बाड़ी स्टार्ट होगी सदर्न इंडिया में, तो उसके बाद यहां पे आया मेगालिथिक पीरियड। ग्रेट। अब यहां पे जो मेगालिथिक पीरियड है, मेगालिथ मतलब ह्यूज स्टोन से रादर ब्यूरियल्स को ये क्या करते थे, कॉमेमोरेट करते थे, याद करते थे लोगों को। और यही आप आगे देखोगे संगम पीरियड में आके नाडू काल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हीरो स्टोन्स बनेंगे, वर्शिपिंग की जाएगी जो वॉरियर्स होंगे उनकी। और ऐसा क्यों किया जाता था ये भी हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉटरी है वो आपको यूज मतलब मिलने लगती है मेगालिथिक कल्चर से, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। ध्यान ये रखिएगा कि मैंने एक शॉर्ट बनाया था, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं हमने ना, पॉटरी का एक नॉमेनक्लेचर याद किया था, BOPN की क्रोनोलॉजी क्या है उसकी, ब्लैक एंड रेड वेयर, ऑचरे कलर्ड पॉटरी, फिर पेंटेड ग्रे वेयर और नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये नदर्न इंडिया में पेंटेड ग्रे वेयर जो है आपका 2400 बीसी से, सॉरी ब्लैक एंड रेड वेयर जो है राधा 2400 बीसी से मिलना स्टार्ट हो गया था। और ये चालकोलिथिक कल्चर था। चालकोलिथिक कल्चर जो कंटेम्पररी थे आपके हड़प्पन कल्चर के, वहां पे ब्लैक एंड रेड वेयर मिलना स्टार्ट हो गया था, और ये थोड़ा लेट आया सदर्न इंडिया में, ठीक है। ये सारी बातें हैं, ऑचरे कलर्ड पॉटरी की बातें भी हमने की हैं। उसके बाद पेंटेड ग्रे वेयर, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ऑचरे कलर्ड पॉटरी जो है 2000 से 1500 बीसी देते हैं कहीं कहीं, लेकिन कहा जाता है कि 2000 से 1000 बीसी तक भी बहुत जगह वो यूज हुए। मतलब आपके जो अर्ली वैदिक पीरियड है तभी ऑचरे कलर्ड पॉटरी मिला करता था। फिर पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी है जो कि आपको लेटर वैदिक पीरियड में मिलता था 1000 से 600 बीसी। और उसके बाद मॉडर्न पीरियड में या महाजनपद पीरियड में जो पॉटरी मिलती थी, जो लेटेस्ट थी, वो थी NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। ग्रेट सर। अब हम आते हैं सदर्न इंडिया पे, हम सदर्न इंडिया के बारे में फोकस कर रहे हैं। मेगालिथिक कल्चर ऑफ सदर्न इंडिया, ये हुआ यहाँ पे, इस तरह से वर्शिपिंग की जाती थी, ब्यूरियल्स को इस तरह से कॉमेमोरेट किया जाता था, शो किया जाता था। मेगालिथिक कल्चर्स में अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है ना, तो वो साइट्स पूछते हैं। ब्रह्मगिरी, आदिचन्नलूर काफी फेमस जैना साइट है, इस पे तो क्वेश्चन भी आया है इस साल, ठीक है ना। नाग और जूना पानी नियर नागपुर। तो ये सारी कुछ बातें हैं। अब हम आते हैं काम की बात पे। संगम एज के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जो संगम एज है वो 300 BC से 300 AD है। आपने हमेशा इसको कंपेयर करते रहना
कि अगर संगम एज 300 BC से 300 AD है तो इस टाइम नदर इंडिया में क्या हो रहा था। तो अगर हम 300 BC के अराउंड की बात करें, उस टाइम मॉडर्न पीरियड स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन मॉडर्न पीरियड 185 BC आते आते खत्म हो गया था। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड आया, मतलब एक तरह से मॉडर्न पीरियड का सर्टेन पोर्शन प्लस पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है ना, ये सारी चीजें मिला के आपको यहाँ पे संगम एज देती है। मतलब संगम एज चल रहा होता है इस टाइम साउथ में, जहां पे तीन मेजर किंगडम है, चोला, चेरा और पांड्यास। चेरा जो है उनको केरला पुत्र भी बोलते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा और किंगडम है, उसका नाम है सत्यपुत्र। तो यही सारी कुछ बातें हैं संगम एज के बारे में। कहते हैं कि तीन संगम हुआ करते थे, मतलब तीन संगम हुआ। संगम का क्या मतलब होता है? मिलन। किसका मिलन? लोगों का मिलन। लोग एक जगह मिले मदुरई में, वहां पे बहुत सारी बातें लिखी, बातें हुई, मतलब होता है ना, कहानियां बनी, उसके बाद उसको बुक्स में कन्वर्ट किया गया, पोएम्स में कन्वर्ट किया गया, इसी को बोलते हैं संगम। मदुरई में हुआ, तीन संगम हुए, लेकिन जो बाकी दो संगम है, जो शुरू के दो संगम है रादर, वो प्री हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अगेन अगर आपने मेरे क्लासेस अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा कि हमने डिस्कस किया प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री क्या होता है कि हिस्ट्री बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, दैट इज प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री के तीन डेफिनेशंस हैं, अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग होता है प्रोटो हिस्ट्री का, ठीक है ना। प्रोटो हिस्ट्री का एक मीनिंग ये होता है कि ऐसे कल्चर जिसका कि स्क्रिप्ट तो है लेकिन वो डिसाइफर नहीं हुआ है वो स्क्रिप्ट, जैसे कि हड़प्पन कल्चर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक प्रोटो हिस्ट्री। दूसरा कहते हैं कि ऐसा भी कल्चर, दूसरा एक डेफिनेशन है प्रोटो हिस्ट्री का, कि ऐसा भी कल्चर जिसका कि खुद का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है लेकिन वो कहीं और मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर हड़प्पन कल्चर डिसाइफर हो जाए और उसके ही कंटेम्परेरी थे आपके चालकोलिथिक कल्चर, आहार, बानस, कायथा कल्चर, और उनके बारे में अगर हड़प्पन कल्चर बातें करें तो जो आपके चालकोलिथिक कल्चर वाले हैं उनको भी प्रोटो हिस्ट्री में रखा जाएगा। तीसरा जो ब्रॉड डेफिनेशन आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, कि एनीथिंग फ्रॉम नियोलिथिक पीरियड टू जो आयरन एज है, मतलब 7000 BC से 1000 BC के अराउंड का जो भी बीच का पीरियड है वो सब प्रोटो हिस्ट्री में आएगा। बाद में हम और बातें कर लेंगे डीप में प्री और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। मैं एक मेंस का क्वेश्चन भी लेके आऊंगा अभी आपसे कुछ दिनों में, मैड एक इनिशिएटिव है हमारा, तो उसमें आपका और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो जो मीन्स जो हम बात करते हैं संगम एज की, हम बात करते हैं थर्ड संगम की, ठीक है। और थर्ड संगम के बारे में या जो संगम पीरियड में जो किंगडम्स है उनके बारे में रेफरेंस मिलता है अशोका के रॉक एडिक्ट्स में। अगेन अब हमारा एग्जाम मतलब पर्सपेक्टिव क्या है यहाँ पे? हमारा पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि हमें ना पीएचडी करनी है हिस्ट्री में, हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि एग्जाम में क्या पूछते हैं। अगर हम यूपीएससी की बात करें, ठीक है ना, तो उसमें अशोका के एडिक्ट्स जो हैं उस पर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके लोकेशंस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब वो ना धीरे धीरे यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि किस रॉक एडिक्ट में क्या लिखा है। मेजर रॉक एडिक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड और 13th मेजर रॉक एडिक्ट्स में इन किंगडम्स के बारे में बातें की गई हैं जो हम संगम एज में, जिनको भी हम देखेंगे, चोला, चेरा और पांड्यास मेरली। उसके अलावा एक छोटा सा किंगडम था और जिसको बोलते हैं सत्यपुत्र। ये भी याद रखिएगा कि केरल पुत्र जो है वो किसका नाम है? वो चेरास का नाम है, ठीक है। तो अब यहां पे सोर्सेस क्या है? सोर्सेस है हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। अभी हम कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेस हैं? जैसे शिलापपद्दिकरम है, मणि मेखला है, पट्टू है, तोल्कापियम है। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम बात करें, ये जो पुराना तमिलकम रीजन है उसमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश एटसेट्रा तो है ही, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। इसके अलावा जो ध्यान रखना है बात कि नदन श्रीलंका का एक पोर्शन है एलम, जिसको एलम बोलते थे, वो भी तमिलकम रीजन में आता था। तो हो सकता है संगम एज से, क्योंकि यूपीएससी को प्यार हो गया, आगे वो पूछ दें कि जो तमिलकम रीजन था संगम एज में, दैट आल्सो इंक्लूडेड नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। आप बोलोगे बिल्कुल सही है बात, ये इसमें कोई भी गलत बात नहीं कही आपने, ठीक है। अब काम की बात पे आते हैं, ध्यान से एकदम स्टोरी की तरह सुनिए इसको और बार बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, संगम एज से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे मैक्सिमम इफ नॉट ऑल। तो अब यहाँ पे ना ये सारे लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं कि ये जो थर्ड संगम है उसमें लिखे गए, ग्रेट, सॉरी। अब यहाँ पे जो मेन किताबें हैं जैसे पट्टू, टोल्कापियम, ये सब ठीक है, लेकिन जो मेन किताब आपको ध्यान रखना है वो है शिलापपद्दिकरम। जैसे 5 ग्रेट इपिक्स हैं तमिल लिटरेचर के, हो सकता है आपसे वो 5 ग्रेट इपिक्स में से पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 ग्रेट इपिक्स ऑफ तमिल लिटरेचर। तो याद तो आपको ये 5 रखना है, मणि मेखलाय, शिवाका चिंतामणि, शिलापपद्दिकरम, वालापति या कुंडलकेशी। बट यहां पे ध्यान ये रखिएगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है शिलापपद्दिकरम और मणि मेखलाय। ये दोनों जो किताबें हैं ये कनेक्टेड है। कनेक्टेड होने का क्या मतलब होता है? कनेक्टेड होने का यह मतलब होता है कि शिलापपद्दिकरम में 3 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, कोवलन है, माधवी है, कन्नगी है, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या होता है कि जो कोवलन और कन्नगी हैं ये दोनों वाइफ हस्बैंड है। प्लीज इसको ना, इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। जब मैं रैपिड रिवीजन ले रहा था तो भी मैंने ये स्टोरी बहुत अच्छे से सुनाई थी, क्योंकि ना इससे स्टोरी कनेक्टेड है, ये पूरी कहानी कनेक्टेड है। और इसी पे 2023 में क्वेश्चन भी आया था। कहानी ये है कोवलन, कन्नगी, माधवी का, ठीक है ना, कि कोवलन और कन्नगी जो थे ये लोग शादीशुदा थे, शादी वादी करके पुहार में रहते थे। पुहार जो था चोला जो किंगडम है उसका पोर्ट टाउन था, इस पे क्वेश्चन आया था। तो पुहार में रहते थे। फिर क्या हुआ कि कोवलन का ना इश्क हो गया माधवी से।
तो फिर इश्क हो गया, पैसे वैसे इन्होंने बहुत सारा उड़ा दिया, तो कन्नगी को दुख हुआ, बाद में कोवलन को लगा मैं गलत कर रहा हूं, तो कोवलन और कन्नगी क्या हो गए, पुहार को छोड़ के एक टाउन आ गए मदुरई। मदुरई, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, पुहार जो टाउन है वो एसोसिएटेड है पोर्ट टाउन जो है चोलास से, मदुरई आ गए वो एसोसिएटेड है पांड्यास से। और शिलापपत्तिकरम को जिन्होंने लिखा इलांगो अधिगाल, वो चेरा किंगडम में जो किंग थे उसके भाई है। मतलब ये शिलापपत्तिकरम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तीनों किंगडम से एसोसिएटेड है ये। कैसे, कोवलन कन्नगी जहां रहते थे शुरू में वो था पुहार, चोला से एसोसिएटेड था। जब कोवलन को लगा कि ये गलत कर रहा हूं मैं, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के वो मदुरई आ गए जो कि पांड्या किंगडम का कैपिटल था। और फिर ये जो कहानी जो लिख रहे हैं वो चेरा किंगडम में जो राजा थे उसके भाई थे, मतलब इलांगो अधिगाल चेरा किंगडम से एसोसिएटेड है। आपको होपफुली समझ में आया हो। मदुरई आए, दोनों रहने लगे, फिर यहाँ पे ना कन्नगी ने अपना पायल दिया कि जाके बेच के आओ, कुछ नया शुरू करते हैं। उस टाइम जो रानी थी, पांड्या किंग की जो रानी थी, उनका भी वैसा ही पायल खोया था, तो उन्होंने कोवलन को चोर समझ लिया, उनको मृत्युदंड दे दिया। इससे कन्नगी पागल सी हो गई, बिल्कुल सी, मतलब होता है ना एकदम वो भाग रही है शहरों में, और जाके वो किंग के पास पहुंची और उसको दिखाया कि देखिए मेरे पास भी ये पायल है इसी टाइप का। तो इस शौक में, ये देख के इस शौक में जो पांड्या किंग थे, वो कौन थे अभी भी हम देखेंगे उनको, वो शौक में मर गए और पूरे शहर में आग लग गई। तो उससे बाद में एक कल्ट डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं कन्नगी कल्ट। तो ये प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो शिलापपत्तिकरम है काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें मणिमेखलाई की, तो ये कंटिन्यूएशन है। कहते हैं कोवलन और माधवी की एक बेटी हुई और जिनका नाम था मणिमेखलाई, उसी के बारे में स्टोरी है मणिमेखलाई में। तो ये सारी कुछ बातें हैं। तिरुकुल्लर जो है फिलॉसफीज और वाइज मैक्सिम्स है, जैसे आपने तिरुवल्लुवर के बारे में सुना होगा, तिरुवल्लुवर, तो उसमें उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं एथिक्स की। जैसे अगर आप पढ़ेंगे ना सिविल सर्वेंट्स के बारे में, उसमें लिखा जाता है कि नोलन कमेटी है, उसका रिकमेंडेशन कहता है कि 8 वैल्यूज होनी चाहिए, 8 ट्रेट्स होनी चाहिए सिविल सर्वेंट्स के। उसका निमानिक होता है ए हाई लूज, ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, सेल्फलेसनेस, तो ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरह की फिलॉसफी मैक्सिम्स आपके तिरुकुल्लर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मैप जो है इसको अच्छे से देखना है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। यहाँ ये जो कावेरी पत्तनम है इसी को पुहार बोलते हैं हम। ठीक है, चोलाज इनका कैपिटल था उरायूर। पांड्यास की अगर हम बात करें, इनका कैपिटल है मदुरई, आपको यहाँ पे कहीं दिख जाएगा मदुरई। और इनका जो पोर्ट टाउन था ये था कोरका, ये रहा मदुरई। उसके बाद चेरास की अगर हम बात करें, वंजी इनका कैपिटल था और मुजिरिश इनका एक पोर्ट टाउन था। ठीक है, ये कुछ एम्बलम है। चोलास का एम्बलम था टाइगर, एक सेकंड, चोलास का एम्बलम था टाइगर, पांड्यास का फिश और चेरास का बो एंड एरो। सारी ये बातें जो है ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन अभी हमारा 2024 का जो बैच 4 है, जो हमारा मेंटरशिप कोर्स है, ये लाइव बैच है और यहाँ पे हम मेंटरशिप कोर्स भी दे रहे हैं। मतलब होता क्या है कि ये तो एक लाइव बैच है, तो हम लाइव क्लासेस करेंगे, जो भी डाउट्स होगा उसको डील करेंगे। और साथ ही साथ एक जो चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें ना आपको एक तो कुछ एडिशनल चीज़ें मिलेंगी, एक प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज एडिशनल मिलेगा, प्लस मेंटरशिप। एक इंसान होंगे, एक आपके साथ 2 हमारे मेंटर्स हैं, वो जुड़ेंगे जिन्होंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया है, वो ना आपको गाइड करते रहेंगे। वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्लासेस करें, सब कुछ करें, लेकिन गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है हमें, तो वो मेंटर आपको मिलेगा इस मेंटरशिप कोर्स में। ठीक है, और बातें अगर आपको करनी है और बातें आपको जाननी है, टोल फ्री नंबर है हमारा यहाँ पे, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ईमेल आईडी पे भी अपने क्वेरीज भेज सकते हैं। संगम एज की बात अगर हम करते रहें और आगे डिस्कशन करें, तो ये 3 किंगडम्स हैं, चोलास, चेरा और पांड्या, जिसमें कि सबसे पावरफुल हो जाएंगे चोलास। अब देखिए इस मैप को मैंने क्या किया ना कि हर स्लाइड में मैप डाल दिया है, ताकि मैप से ना आपको इजी हो जाए चीजें याद करना। महाजनपदा जो 16 है, उस पर भी मैंने, जब मैंने पढ़ा है, जिसको भी पढ़ा है, उसमें भी मैंने कोशिश की है कि हर महाजनपदा के बारे में जब भी बताऊं तो मैप साइड में हो, ताकि आपको चीजें याद हो। तो चोला किंगडम कावेरी डेल्टा पे रहते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें आती हैं, कुछ नाम्स आते हैं, जैसे KMM बोलता हूं मैं उसको, कुरिंजी, मुलाय, मारुदम। ये जिस एरिया में रहते हैं, ये फर्टाइल कावेरी डेल्टा वाला एरिया है, तो ये मारुदम कहलाता है। ठीक है ना। चेरास देखिए, ये वेस्टर्न घाट्स के पास रहते हैं, हिली ट्रैक्स में रहते हैं, इसको बोलते हैं कुरिंजी। ठीक है, और ये जो है ना, ये मतलब फॉरेस्ट एरिया जो है, पैस्चर वाला एरिया जो है पांड्यास, वहां वो पैस्चर ज्यादा मिलता है, उसको बोलते हैं मुलाय। ये बस एक ट्रिक है याद करवाने का आपको, मुलाय मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। और इससे ना थोड़ा डिडक्शन भी कर सकते हो चीजों को, कि देखो चोलास जो है कावेरी डेल्टा पे रहते हैं, फर्टाइल सॉइल है, तो अगेन उनको एडवांटेज मिल जाता है। आप याद कर सकते हो मगध वाले लोगों को, ऑल्दो मगध के जैसा फर्टाइल सॉइल नहीं है, बट अगेन यू कैन कंपेयर देम। तो यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, ये एक इनको एडवांटेज देता है। चेरास के पास हिली ट्रैक्ट्स है, जिसको कुरिंजी बोलते हैं। पांड्यास के पास पैस्चर वाला
लैंड है जिसको मुलाय बोलते हैं। तो ये टर्म्स याद रखना है, कुरिंजी, मुलाय, मारुदम, नियदाल, पेलाय, ये सब कुछ टर्म्स होते हैं। ये टर्म्स अभी हम आगे देखेंगे और ऐसे जितना मैं आपको बताता रहूंगा ना आपको वो याद होता जाएगा। तो ये सारी कुछ बातें यहाँ पे की हैं हमने, इसको एक बार डिस्कस कर लिया, इसको एक बार देख लीजिएगा। चेरास कहां पे है, इनके देखिए पार्ट्स ऑफ मॉडर्न केरल जो है यहाँ पे चेरास के एरियाज हैं। इनका कैपिटल अभी हमने डिस्कस किया कि वो वंजी है और टोंडी और मुजिरिश जो है इनके पोर्ट टाउन्स थे। मुजिरिश जो है ना, अभी यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा। मुजिरिश जो है वो हमें मिला नहीं, स्पेकुलेट करते हैं लोग कि ये यहां होगा यहां होगा, अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन आप सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते हो। अगर बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कहां है। अब यहां पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि इंडो रोमन ट्रेड बहुत मस्त चल रहा था उस टाइम, क्योंकि मॉनसून विंड्स की डिस्कवरी हुई थी पोस्ट मॉडर्न पीरियड के दौरान, जो कि 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी है। तो उसमें क्या करते थे कि लोग ना, जैसे कि हमें पता है कि मॉनसून विंड्स का गेम क्या है, कि अगर हम समर की बात करें या जो रेनी सीजन की बात करें तो उस टाइम क्या होता है कि आपका साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, इसको यूज करके वो जो विदेशी लोग थे, फॉरेनर्स, वो इंडिया आ जाते थे। फिर नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स होते थे तो नॉर्थ ईस्ट विंड्स को यूज करके विंटर में चले जाते थे। तो ये सारी चीजें हुई, तो इंडो रोमन ट्रेड फ्लरिश कर रहा था। टेम्पल ऑफ अगस्टस बनाया। आप सुनो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, जब भी आप टेंपल कंस्ट्रक्शन की बात करोगे आप हमेशा एक चीज सुनोगे कि टेंपल कंस्ट्रक्शन का अर्लीस्ट एविडेंस जो है गुप्ता पीरियड में मिलता था, पंचायतन स्टाइल ऑफ टेंपल। गुप्ता पीरियड 4th सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं। टेंपल ऑफ अगस्टस ये कहा जा, और अभी हम बात कर रहे हैं 300 बीसी से 300 एडी, कहते हैं कि 2nd सेंचुरी एडी में ही ये बना था। तो कहीं हम कॉन्ट्रडिक्टरी बातें तो नहीं कर रहे हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि अर्लीस्ट एविडेंस जो है टेंपल का वो हमें गुप्ता पीरियड में मिला है, फिर हम यहां बात कर रहे हैं टेंपल ऑफ अगस्टस का। देखिए स्टोरी क्या है कि ये एविडेंस नहीं मिला है हमें बस ये कहीं लिखा हुआ मिला है कि ये टेंपल था, कोई इसका एविडेंस नहीं है। इनफैक्ट जो टाउन है मुजिरिश, उसका ही एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे एक टेंपल ऑफ अगस्टस था, और ऐसे बहुत सारे टेंपल ऑफ अगस्टस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में है जहां भी रोम का थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस था। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये स्टोरी में लिखी गई है, बुक्स में लिखी गई है, हमें वो टेंपल नहीं मिला है। लेकिन जो हम बात करते हैं जो मतलब गुप्ता पीरियड में अर्लीस्ट एविडेंस मिला है टेंपल कंस्ट्रक्शन का, वो हमें एविडेंस मिला है, वो टेंपल्स हमें मिले हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा आप फंस सकते हैं, थोड़ा सा आप अपने आप को डाउट कर सकते हैं। चेरास की हम बात कर रहे थे, सिंगुतुवान, इन्हीं के भाई थे इलांगो अधिगाल, जिन्होंने किताब लिखी थी शिलापपद्दीकरम। तो ये सारी स्टोरी है। और पत्नी कल्ट, कौन सा पत्नी कल्ट? जो कन्नगी है। हमारी आदर्श पत्नी कैसी हो? कन्नगी जैसी हो। क्योंकि अभी आपने स्टोरी सुना वो शिलापपद्दीकरम का, तो उससे आपको स्टोरी पता चलेगी कन्नगी कितना एक होता है ना आइडियल वाइफ की तरह उनको पूजा जाता था। रोम जो है, रोमन्स जो थे सेटल कर गए थे यहाँ पे इस एरिया में, और जो जैक फ्रूट है, कटहल, उनको पसंद था। ठीक है, हमें जो इंपॉर्टेंट बातें करनी थी अभी हमने कर लिया है। और प्लीज वो ध्यान रखिएगा, केएमएम आपको मैंने बताया है। चेरास का जो एरिया है प्रीडोमिनेंटली क्या है? हिली एरिया, उसको बोलते हैं कुरिंजी। पांड्यास का मुलाय और चोलास का मारुदम, इसको भूलना नहीं है। चोलास की हम बात कर रहे हैं, उनका कैपिटल था उरायूर, और बाद में उन्होंने शिफ्ट किया पुहार, पुहार जो कि कावेरी पत्तनम है। ठीक है, एम्बलम इनका टाइगर है, ये चीज ध्यान रखना है। चोलास की हम बात करते रहेंगे। अभी हमने क्या देखा कि चोलास जो थे बाद में सबसे पावरफुल बन गए, और अभी हम यहाँ पे संगम एज के चोलास की बात कर रहे हैं, जो आपके क्या बोलते हैं पोनियन सेल्वन 2 में जो चोलास हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो मिडिएवल चोलास हैं। करिकाला बहुत फेमस किंग थे, और यहाँ पे ये याद रखिएगा बैटल ऑफ वेन्नी, आपको ये भी, इसमें इन्होंने हरा दिया उन लोगों को। इसमें ना आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये जीते तो क्यों जीते, क्योंकि इनके पास क्या था? कुरिंजी, मुलाय, मारुदम में से क्या था इनके पास? इनके पास था मारुदम, फर्टाइल लैंड। तो ये सब कुछ बातें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है सर, बैटल ऑफ वेन्नी की हमने बातें की, कुछ और बातें हमने की करिकाला के बारे में, और ये चोलास क्यों जीते ये भी हमने भी डिस्कस किया। ठीक है, बैटल ऑफ वेन्नी किससे एसोसिएटेड है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पांड्यास की हम बात करें, मदुरई, जहां की संगम लिटरेचर कंपाइल हुए हैं। इनका एम्बलम क्या है, सिंबल क्या है? फिश। चोलास का क्या था? टाइगर। चेरास का क्या था? कमेंट सेक्शन में बताइए क्या था चेरास का सिंबल। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ बातें करते हैं कि, और अब देखिए ये ना किंगडम्स काफी आसपास हैं, तो ऑल टाइम लड़ते रहते थे। ऑल टाइम लड़ते रहते थे तो कैसे लड़ोगे? मान लो मेरे को आप लड़ने के लिए बोलोगे, किसी और को लड़ने के लिए बोलोगे, मैं क्यों लड़ूंगा? जब तक कि आप मेरे को एक अच्छा ओहदा नहीं दो, पैसे नहीं दो। तो बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता था वॉरियर्स को, और उनके लिए जो उनको होता था ना कि नाडुकाल, हीरो स्टोन्स बनाते थे बहुत, और बहुत वीर माना जाता था। मतलब उन लोगों को ना नहीं होता जैसे कि अभी हमारे जो सैनिक्स आते हैं, हम उनको कितना अच्छा ट्रीट करते हैं, और अच्छा ट्रीट कर सकते हैं, और अभी मतलब करते भी अच्छा, इनको मतलब एक प्राइड की नजरों से देखा जाता है। तो वैसा ही कुछ स्टेटस यहाँ पे जो वॉरियर्स थे उनका था। तो ये सारी कुछ बातें अभी हम आगे करेंगे। ये जो नेदुन चेलियान देख रहे हैं आप, इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि जो राजा शॉक से मर गए थे शिलापपद्दीकरम स्टोरी में, वो कोई और नहीं थे, वो नेदुन चेलियान ही थे। तो ये प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
विडोज को क्यों ट्रीट किया जाता था बैडली? क्योंकि उसमें स्टोरी ये है, कहते थे वो कि जो शादी होती है वो पहले से ऊपर से बन के आती है, वो एकदम सैक्रोसैंक्ट है। मेरी शादी किससे होनी है? भगवान ने लिख दिया है, जिससे लिख दिया लिख दिया। अगर वो बंदा या बंदी चली गई तो मेरे को भी उसके साथ अगर जाना है तो आप चले जाइए, जिसको कि सती भी बोलते हैं एक तरीके से। तो पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू था उनका मेन सोर्स, ठीक है, ये सारी बातें एक बार देख लीजिएगा। फॉरेन ट्रेड मस्त चल रहा था, इंडो रोमन ट्रेड। अभी हमने देखा मॉनसून विंड्स की डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है ना, तो इसके कारण ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके कारण ट्रेड वेड हमारा मस्त चल रहा था, और उसके कारण गोल्ड कॉइन्स रोम से आते थे और बहुत सारे लोग परेशान थे, जैसे प्लिनी, स्ट्राबो, ये लोग बहुत परेशान थे कि रोम का गोल्ड जो यहाँ आता था। अगेन क्या चीज हमारी फेमस होगी? हमारे स्पाइसेस, हमारे पेपर, हमारे मुस्लिम मतलब कॉटन टेक्सटाइल के क्लोथ, ये बहुत सालों से फेमस थे। इनफैक्ट हम 300 बीसी से 300 एडी की बात कर रहे हैं और उस टाइम भी ये चीजें फेमस थी। अब अंटिल द ब्रिटिश पीरियड ये बहुत फेमस था, ठीक है। मंडलम, नाडु, उर, सिरूर और पेरूर, ये कुछ पॉइंट्स हैं, और ये ना आगे आप जब देखोगे, जब आप इंपीरियल चोलास की बात करोगे, मिडिवल चोलास की बात करोगे, तभी आप नाडु और वाला नाडु के बारे में सुनोगे। मंडलम, नाडु और सिरूर और पेरूर। सिरूर और पेरूर एक बार देख लीजिएगा, ये आप थोड़ा कम सुनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे किंग्स के बारे में बात हुई है कि किंग बहुत अच्छा था, वो एक टाइटल लेता था, हेरिडिटरी हो गया था वगैरह वगैरह। इसको एक बार देख लीजिएगा स्लाइड को। किंग का नाम क्या था? टर्म्स थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको बोलते थे वेंटन। तो ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस स्लाइड में। अब संगम एज पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, हमने अभी ये बात कर ली। यही बात मैं आपको बार बार समझा रहा था कि ना हमेशा रट्टाफिकेशन नहीं करना है। अगर चोलास पावरफुल हो गए, बैटल ऑफ वेन्नी में चोलास जीत गए, करिकाला प्रीडोमिनेंट हो गए, तो रीजन क्या रहा होगा? ये रीजन आपको समझ में आ रहा है कि वो कौन से एरियाज कंट्रोल कर रहे हैं। मारुदम वाला एरिया, पांड्यास जो है पैस्टोरल लैंड्स कंट्रोल कर रहे हैं। ये क्या है? कौन सा एरिया है ये? अभी हमने बात किया केएमएम में, कौन सा है? कुरिंजी, मुलाई, मारुदम, ये मुलाई वाला एरिया, चेरास का कुरिंजी वाला एरिया, हिली एरियाज। वेस्टर्न घाट आपको पता है, तो यहां ज्योग्राफी से भी आप एसोसिएट करके चीजों को समझ सकते हैं। वॉर की बात देखिए, हमारे टाइम ये लोग रेडी है वॉर के लिए, बहुत आसपास हैं। और कभी कभी तो होता था कि शादी कर लो हमारे साथ, हमारे किंगडम में, तो उससे क्या होगा कि शादी कर लोगे तो फिर थोड़ी ना तुम अपने जीजा को मारोगे, या समझ रहे हो आप, स्टोरी समझ रहे हो। तो ये सब भी चीजें होती रहती थी। लोग हमेशा तैयार रहते थे वॉर के लिए, और अगर बैक वूंड लग गया तो उसको ना गलत माना जाता था कि बैक वूंड कब लगेगा? मान लो कोई राजा भाग रहा हो या कोई भाग रहा हो, तभी बैक वूंड लगेगा। तो उस केस में कभी कभी राजा जो थे अपने आप को स्टार्व कर लेते थे टू डेथ, और इस पे क्वेश्चन आया है 2023 में। तो जब मैंने अभी पढ़ाया था ना ये रैपिड रिवीजन में, तो मैंने ये चीज बताई थी, मैं आपसे बहुत ऑनेस्ट रहूंगा, ये हमने डिस्कशन किया था, ये स्लाइड भी है और ये पहले से है स्लाइड। इंस्टेंसेस ऑफ किंग हु डाइड फास्टिंग बिकॉज दे हैव सफर्ड अ बैक वूंड, ये जो पूरा प्रोसेस है इसी पे क्वेश्चन आया था, इसका नाम क्या है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर आपको पता होता कि अकम पूरम सॉन्ग्स हैं, अकम सॉन्ग्स लव सॉन्ग्स, प्यार होना चाहिए लाइफ में, पूरम सॉन्ग्स जो है वॉर सॉन्ग्स, तो भी आप थोड़ा सा डिड्यूस कर सकते थे। बट अगेन इतना हम परमात्मा मतलब अंतर्यामी नहीं है कि कितना डिड्यूस करोगे भाई, एक लिमिट होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हीरो स्टोन्स नाडु का, ठीक है। अब ये जो है कहते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे कास्ट डिवीजन है। मैंने ये बहुत बार बोला है कि जो ऋग वैदिक संहिता है, हर वेदा के 4 पार्ट होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, तो ऋग वैदिक संहिता में आपका पुरुषा सुक्त ही में वहां कास्ट सिस्टम का रेफरेंस है। तो जो नदर्न इंडिया था ना, वो एक तरीके से आप कह सकते हो इस तरह से डिवाइडेड था कि ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। कहते हैं कि सदर्न इंडिया संगम एज में ना इस तरह से उसका वर्टिकल डिवीजन नहीं था, एक तरह से हॉरिजॉन्टल डिवीजन था, इस तरह का डिवीजन बेस्ड ऑन कि कौन सा काम कर रहे हो। उतना रिजिडली नहीं होता कि ब्राह्मण टॉप पे है, शूद्रा नीचे है, वैसा नहीं था। हॉरिजॉन्टल डिवीजन था सोसाइटी का। बाद में धीरे धीरे यहां पे भी कास्ट सिस्टम आया, तो बाद में इस तरह का डिवीजन हो गया था नॉर्थ इंडिया मतलब साउथ इंडिया में, ब्राह्मणास और नॉन ब्राह्मणास। ये प्लीज याद रखिएगा, कुरिंजी, मुलाय, मारुदम हमने भी डिस्कस किया, नियदाल और पल्लाय। ऊपर के जो 3 है इसको भूलना नहीं है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत दिनों से चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि इस पे क्वेश्चन बनेंगे, दूसरे एग्जाम्स में बन चुके हैं, तो आपको इनको भूलना नहीं है, ठीक है। इस तरह के कुछ क्लासेस थे। अब ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा ही हॉरिजॉन्टल डिवीजन था, कोई अपर डाउन नहीं था, मतलब कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे कदाई सी और आदिमाय। ये मैंने ना 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 6-7 स्टैंडर्ड से लिया था, वहां भी हमने डिस्कस किया था, आई थिंक 7 स्टैंडर्ड की किताब में। तो ये कदाई सी और आदिमाय जो है ये लैंडलेस लेबरर्स और स्लेव्स जो थे वो कहलाते थे। वेल्लालार आप बहुत सुनेंगे, एग्रीकल्चरलिस्ट, इनको मतलब जो एग्रीकल्चर में नहीं होते, जैसे जोटेदार्स होते हैं नॉर्थ इंडिया में, रिच फार्मर्स, वैसे ही वेल्लालार्स थे साउथ इंडिया में, ठीक है सर। सोसाइटी की बात हमने अभी कर ली, वॉर हीरोज, नाडुकाल, वीरुकाल, ये सारी ध्यान रखना है। सती होता था और उस सती को बोलते थे साउथ इंडिया में टिपायदियाल। तो ये सारी कुछ बातें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब काम की बात पे आते हैं। फ्लरिशिंग ट्रेड था रोमन वर्ल्ड के साथ। हमने अगस्टस का टेंपल देखा, हमने वो पूरी स्टोरी समझी, नॉर्थ इंडिया में जो गुप्ता में पंचायतन स्टाइल वगैरह वगैरह वो सारा हमने डिस्कशन किया। गोल्ड कॉइन्स आते थे और इसके कारण जो रोमन राइटर्स थे वो काफी परेशान थे, प्रोस्टिट्यूशन भी होता था। अगर लिखें
यूपीएससी वाले की प्रोस्टिट्यूशन था, होता था? तो आप बोलोगे बिल्कुल होता था। और क्यों इंडो रोमन ट्रेड फ्लरिश करता था, उसमें एक मेजर रीजन डिस्कवरी ऑफ मॉनसून विंड्स बाय हिप्पलस, वो भी था, हिप्पलस। अकम पूरम सॉन्ग्स के बारे में मैंने आपको बताया, अकम लव सॉन्ग्स, पूरम वॉर सॉन्ग्स। और वॉर कितना इंपॉर्टेंट था, क्यों इंपॉर्टेंट था, ये भी अभी हमने डिस्कस किया। टर्म्स याद रखिएगा, अकम लव सॉन्ग्स, पूरम वॉर सॉन्ग्स। वुमेन के बारे में हमने बात की कि वो ऐसा नहीं था कि एकदम उन पे बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस था। सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन एक कॉन्सेप्ट है जो कि उपेंद्र सिंह मैम ने कहा है, जिसमें कहा है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन इज अ नोन फीचर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल हिस्टोरिकल सोसाइटी, द डिफरेंस लाइज इन डिग्री ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन। तो यहां पे भी कितने हद तक वुमेन को दबाया जाता था, तो ठीक ठाक कंडीशंस थी, लेकिन बहुत जगह कंडीशन सही नहीं भी थी। विडोज की लाइफ मिसरेबल थी, हमने भी देखा कि वो मानते थे कि सैक्रोसेंट है, जिससे आपकी शादी तय हुई है, भगवान ने तय किया है, तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता था विडो रीमैरिज, और फिर सती भी बहुत कॉमन था वहां। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज है, इनके मेन गॉड कौन थे? मुरुगन, जिसको कि आप नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय के नाम से जानते हो। कुमारगुप्त जो हैं, एक गुप्ता रूलर हैं, वो पूछते थे कार्तिकेय को। कार्तिकेय कौन है? जो हमारे जो शिव भगवान हैं और पार्वती जी हैं, उनके बेटे कार्तिकेय। उसी को मुरुगन बोला जाता था साउथ इंडिया में, और वो मेन तमिल गॉड थे। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हीरो स्टोन नाडुकाल वर्शिप के बारे में हमने बातें कर ली। ठीक है, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, ट्रेड, ये सारी हमने बातें की हैं। पुहार जो है, फटाफट मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, पुहार कौन से किंगडम से एसोसिएटेड है? चोला, चेरा या पांड्यास? आइटम ऑफ एक्सपोर्ट मुस्लिम, ये कॉटन टेक्सटाइल क्लोथ है। ब्लैक पेपर यवन प्रिया बोलते थे, यवन ग्रीक लोगों को ये प्रिय था, तो इसीलिए इसको यवन प्रिया भी बोलते थे। इंपोर्ट क्या करवाते थे? एक प्रीशियस स्टोन होता था मूंगा, इसको हम इंपोर्ट करवाते थे, लेकिन मेजरली हम चीजों को एक्सपोर्ट करते थे, और इसके कारण इतना गोल्ड आता था कि प्लिनी बेचारे बहुत परेशान हो गए थे, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि इंडिया में बहुत गोल्ड जाता है। मॉनसून विंड्स की डिस्कवरी, ये सारी बातें हमने कर ली। टोंडी, मुजिरिस, अरिकामेडू, और ये सारे पोर्ट टाउन्स थे। डिक्लाइन हो गया 3rd सेंचुरी एडी आते आते, और उनको रिप्लेस किया किन लोगों ने? कालभराज ने। अगर आप गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे ना, समुद्रगुप्त के टाइम ही आप देखने लगेंगे कि पल्लवास भी रीइमर्ज करने लगते हैं। समुद्रगुप्त ने उनको एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर से रीइमर्ज हुए। बाद में पांड्यास भी आए, बाद में चोलास भी आए, जिनको हम इंपीरियल चोलास बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी। अब ये क्वेश्चन 2022 में आया था, और पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार चेक कर लीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं 2022 और 2023 के क्वेश्चंस जो अभी हम करेंगे। 3 क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी सही हो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। तो इसका आंसर क्या है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर है बी। सोशल क्लासिफिकेशन उनको पता था कि वर्णा का है, लेकिन वैसा रिजिड क्लासिफिकेशन संगम एज में सदर्न इंडिया में नहीं था। 2023 का क्वेश्चन है, क्वारकाय, पुहार, मुजिरिस जो है वो क्या है? वो है पोर्ट टाउन्स। ठीक है ना, वो है पोर्ट टाउन्स। ये मैंने पढ़ाया था रैपिड रिवीजन सीरीज में, बट ठीक है, होता ना, पढ़ाया तो था, लेकिन एक लिमिट तक आपको याद रहेगा। अब कोशिश ये कीजिएगा कि संगम एज में जितना हमने अभी पढ़ा उसको प्लीज मत भूलिएगा। ये क्वेश्चन था 2023 का, वाता किरुताल किसको बोलते हैं? और इसका आंसर क्या है? अभी हमने देखा था, किंग डिफीटेड इन द बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। ये है वाता किरुताल। ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था ना, ये जो पूरा केस है, दैट इज वाता किरुताल। ठीक है, तो अब हमने देख लिया जितना होता है ना, संगम एज पे 2 क्वेश्चन आए, जितना भी सही हुआ गलत हुआ डजंट मैटर एट ऑल। इनको मतलब एकदम अच्छे से, जो स्लाइड अभी हमने देखा, जो वीडियो अभी हमने देखा, इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और इस स्लाइड से, इस वीडियो से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। गलत होगा तो दुख होगा मेरे को, और आपको भी दुख होगा, और दुख से भी ज़्यादा कुछ होगा, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जैसे राजपाल सर देख रहे हैं, जिसको भी देख रहे हैं, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको इंक्लूड करने का। वैसे ही आप भी इस स्लाइड को देख लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर बाय बाय, चलते हैं और मिलेंगे आपसे जल्दी। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून।